हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष। वेलकम टू मोमेंटम पॉडकास्ट। अब तुम देख रहे होगे कि हमारा फिर से एफर्ट बन चुका है मोमेंटम पॉडकास्ट को रेगुलर करने का। काफ़ी अच्छा फॉलोइंग और सपोर्ट मिला है इस पॉडकास्ट को, तो एफर्ट मेरी तरफ से भी रहना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों ने ही डाले हैं और आखिरी मोमेंटम पॉडकास्ट आए हुए हो गया कुछ टाइम, तो क्वेश्चंस कंपाइल हो गए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस टॉप के जो काफ़ी रिपीटेटिव भी थे वो भी आ चुके हैं। वैसे अगर तुम्हें मोमेंटम पॉडकास्ट के बारे में पता हो तो यहाँ पे क्वेश्चंस बस एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। कुछ आइडियाज़ जनरेट होते हैं इस पॉडकास्ट में जो मुझे भी नहीं पता होता कि आने वाले हैं। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले नहीं तो मैं आते ही तुम्हें ये बोलता कि आज का टॉपिक है हमारा ये लेकिन टॉपिक मुझे भी एंड में पता चलता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मोमेंटम पॉडकास्ट और इसीलिए हम दोनों को ही, मुझे और तुम्हें, काफ़ी मज़ा आता है इस पॉडकास्ट में। विदाउट एनी अड्यू, अच्छा कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले। नंबर 1, मेरा पॉडकास्ट इंग्लिश में भी है, उसका नाम आर्ट पॉडकास्ट है। इससे ज़्यादा एपिसोड्स वहाँ आ चुके हैं, लेकिन अगर तुमने मेरा पॉडकास्ट हिंदी में सुनना स्टार्ट किया और तुम्हें नहीं पता हो और तुम साउथ इंडिया से हो या फिर हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं हो तो इंग्लिश में भी अपना पॉडकास्ट आते रहता है। मैं इंग्लिश पॉडकास्ट चैनल में भी यही बताता हूँ कि हिंदी में भी हमारा पॉडकास्ट आते रहता है, लेकिन दोनों जगह बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ऑलरेडी पता था तो इग्नोर मारो। दूसरा चीज़, अगर तुमने ऑलरेडी मेरा बुक पढ़ रखा है तो अगला 20 सेकेंड इग्नोर मारो। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैंने बुक पब्लिश किया है, द बॉय हू डिड नॉट साइन। हो गए इसे 6-7 महीने पब्लिश हुए, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। दिस इज़ नॉट अ सेल्फ हेल्प बुक, एक फिक्शनल स्टोरी है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्टोरी है कि कैसे एक इंसान बिलो एवरेज स्टूडेंट उठ के ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बार्क और इसरो में काम करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी सारे रेसिपीज़ हैं इसमें, स्पाइसेस हैं, रिलेशनशिप डायनामिक्स, पॉलिटिक्स, स्ट्रगल, फेलियर्स और अल्टीमेटली साइंस और रिसर्च, इंजीनियरिंग स्पेशली भर भर के है इसमें। तो अब अगर वो हमारे रास्ते से हट चुका है तो पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जो है फ्रॉम एट JANVS। अब इसका क्या फुल फॉर्म है वो तुम समझ लो, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी क्लियर है अनलाइक इसके नाम के। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JEE 2025. I have wasted a lot of time till now. However, I'm pretty serious about studies at the present. ये सारे क्वेश्चंस JEE और नीट के मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैंने JEE का एग्ज़ामिनेशन सीरियसली खुद ही नहीं दिया था लेकिन क्या है कि इन सारे क्वेश्चन से कई कॉन्सेप्ट आते हैं जो मेरे जैसे 30 साल के लोग भी रिलेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 16 ईयर्स। और अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स तो भाई एवरग्रीन होते हैं, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ामिनेशंस आखिरी बार 2018 में ही दिया था। पर स्ट्रगल और परस्यूट चलते रहता है, एग्ज़ाम हो या ना हो। तो उन एवरग्रीन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आते हैं वापस इसके क्वेश्चन में। आई नो आई हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द कॉलेज आई ऑलवेज वांटेड टू, ऑल बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस। देखो भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ काफ़ी वाइडली एप्लीकेबल है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये ज़रूर रहता है एक रिग्रेट कि ये नहीं किया, मेरा पास्ट ये था, इसकी वजह से मुझे आज ये सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ ऑब्वियसली मैंने भी फेस किया है। आगे देखते हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ साइंटिस्ट, योर स्टोरी समहाउ इंस्पायर्स मी दैट इवन if I couldn't get into a prestigious national college, then also I can achieve my dream by working hard for it. तुम्हें अगर ना पता हो तो मैं एक बहुत ही एवरेज कॉलेज से बीटेक करके निकला था 2016 में। वो इसलिए क्योंकि मैं जब 18 साल का था तो मैं उतना सीरियस नहीं था। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें ना पता हो, अगर पता हो तो इग्नोर करो ओके। तो AIEEE में समथिंग 3,75,000 AIEEE, अगर तुम जेनजीज को ना पता हो तो उस टाइम पे IIT मेंस और एडवांस के जगह 2 एग्ज़ाम होते थे। AIEEE जिससे NITs मिलते थे और IIT JEE जिससे IITs मिलते थे। तो एक तरह से तुम मेन समझ सकते हो उसे।
दैट वाज AIEEE। और बाकी सारे जो एग्ज़ामिनेशन स्टेट वाइड होते थे, कॉमेट के हो गया, झारखंड कमांड, वेस्ट बंगाल, ये सारे में मेरा कुछ भी ऐसा स्कोर नहीं आया था, मतलब किसी भी स्टेट के भी टॉप कॉलेजेस में मेरा नहीं हो रहा था। तो एक नॉर्मल से कॉलेज में जो मतलब मुझे लगता है 90% ऑफ स्टूडेंट्स घुसते हैं, उसमें घुस के जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं है वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के मैं इसरो या बाग जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर पाया और इन फ्यूचर आईआईटी बॉम्बे में मास्टर्स में एडमिट हो पाया। ये बहुत लोग नहीं समझते। मैं आईआईटी बॉम्बे में सेलेक्ट हुआ था एमटेक के लिए, ठीक है, बस। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत लोग जो आईआईटी जेईई का तैयारी कर रहे हैं वो बस आईआईटी बॉम्बे सोचते हैं, तो उन्हें बस यही लगता है कि बीटेक है, ठीक, लेकिन वहाँ पे एमटेक भी होता है, पीएचडी भी होता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो मेरा एमटेक प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ था 2016 में, आफ्टर माई कंप्लीशन ऑफ बीटेक। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि मैं आईआईटी नहीं घुस पाया तो तुम्हें एक सेकंड चांस भी मिलता है आईआईटी से अपना डिग्री लेने का, मास्टर्स के थ्रू उन्हीं प्लेसमेंट्स में बैठने का। लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था, ये भी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जिस साल मेरा आईआईटी बॉम्बे हुआ था उसी साल मेरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर के पोजीशन में भी सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने चूज़ किया कि मैं ये जॉब ज्वाइन करूँगा इंस्टेड ऑफ मास्टर्स। मैं बाद में भी कर सकता हूँ, वो सारी लंबी कहानी है, पढ़ लेना। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। एवरी टाइम आई फील डीमोटिवेटेड आई वॉच योर वीडियोज़ एंड दे आर प्रिटी मच हेल्पफुल। थैंक यू भैया। हाउएवर कैन यू प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस हाउ यू गॉट इनटू बार्क, आई मीन व्हाट एग्ज़ाम्स यू गेव एंड ऑल राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। जो टेक्निकल चीज़ है कि कौन से एग्ज़ाम्स हैं, अगर तुम्हारा जो भी आईआईटी जेईई का या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो भी तुम्हारा अगर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा तो तुम क्या कर सकते हो। पहले हम आते हैं एवरग्रीन चीज़ों पे जो कि हमेशा एप्लीकेबल रहता है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास तब से आ रहे हैं जब से मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कि मेरे दिमाग में एक रिग्रेट सा है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना चाहिए कि अगर तुमने वो सेट ऑफ मिस्टेक्स नहीं किया होता तो तुम्हें जो आज पता है कि टाइम का क्या वैल्यू है, पैसों का क्या वैल्यू है और फ्यूचर कैसे अच्छा बना सकते हैं, वो तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आता। तो गलती तो हर इंसान करता है, जो नहीं किया आज तक गलती वो करने वाला है क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है कि गलती क्या होता है और उसका रिपेमेंट कितना भारी होता है। तो जब मैं कॉलेज में घुसा था उस टाइम पे मुझे भी यही लग रहा था। पहली बार मुझे स्ट्राइक हुआ, जब तक मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं घुसा था तब तक तो मुझे था कि हाँ कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाऊँगा, मेरे लिए सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बराबर थे। और 2016 जब मैं आईआईटी दिल्ली पहली बार पहुंचा, वो पहली बार था कि मैंने किसी आईआईटी के अंदर पैर रखा। और वो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मैं आईआईटी दिल्ली के एमटेक का एक रिटन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए गया था, जिसके थ्रू उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, या फिर तुम शायद इंटरव्यू भी नहीं था, लेकिन उसका एग्ज़ाम देने गया था मैं, ठीक। तो मैंने पहली बार देखा कि आईआईटी क्या होता है, और मैंने ऑलरेडी देखा था कि जो कॉलेज से मैं निकला हूँ वो कैसा है। तो उस टाइम पे मुझे डिफरेंस समझ में आया, और ये समझ में आया कि ओके, एक नॉर्मल कॉलेज एक आईआईटी में क्या डिफरेंस है और क्यों सब कोई बोलते हैं कि एक आईआईटी में जाना चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक। और उसके 4 साल पहले जब मैं पहली बार अपने कॉलेज में घुसा तब मुझे ये दिखा कि हर कोई यहाँ से निकलना चाहता है। अगर तुम जस्ट अभी कोई कॉलेज में घुसे हो या फिर तुमने फर्स्ट सेमेस्टर देखा है अपने कॉलेज का, किसी एवरेज कॉलेज में हो तुम, तो तुम यही देख रहे हो कि ओके ये यहाँ से भागना चाहता है, इसका वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है, ये वो। तो तब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि कॉलेज का क्या वैल्यू है, उसका प्लेसमेंट्स कैसे डिफ़र करते हैं, वहाँ पे कैसे डिफरेंट कॉलेजेस में कैसा डिफरेंट एक्सपोजर्स मिलता है। लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा जो परफॉर्मेंस था सारे एग्ज़ाम्स में, उसके बेसिस में मैं कहीं और नहीं जा सकता। बल्कि जिस कॉलेज में मैं था उसमें भी मुझे वो ब्रांच नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। मैं आईटी लेके घुसा था, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना था, तो पहले तो मेरा वो स्टेप था कि कम से कम ब्रांच तो मिल जाए। वो भी कम चांसेस थे कि मुझे मिलेगा। आज पता नहीं मेरे हिंदी को क्या हो गया है लेकिन हिंदी तो मेरा हमेशा से बिगड़ा हुआ था, क्योंकि हम झारखंड से हैं और हम वहाँ पे बहुत ही अलग हिंदी बोलते हैं। चलो वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। बैकग्राउंड देना ज़रूरी है। तो ये रिग्रेट हमेशा रहता है इंसान में, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसे एक्चुअली तुम यूज़ कर सकते हो। वही बात है कि बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं इंसान के जिससे इंसान भागते रहता है। जैसे रिग्रेट हो गया, फियर हो गया,
पैरानोया हो गया, ये सारे चीज़ जो तुम्हें लगता है कि काश मुझे ना हो, वो क्यों है तुम्हारे अंदर, ये कभी सोचा है? ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि ह्यूमंस का जो जेनेटिक है दैट हैज़ बिन फोर्स्ड बाय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो इमोशंस इंसान के लिए हेल्पफुल था वो सर्वाइव कर पाया और वही अभी तुम्हारे अंदर है। तो अगर वो तुम्हारे अंदर है तो ये भी हो सकता है कि उसका कुछ फ़ायदा है। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे इमोशंस हैं जो कोई फ़ायदा नहीं है, वो ओवर टाइम जेनेटिक एवोल्यूशन से चला जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ है जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए है। तो अगर तुम्हें रिग्रेट है तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि 17-18 साल के एज तक मेरे में यही प्रॉब्लम था कि मुझे कोई रिग्रेट ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि 18 साल में अचानक मैंने ख़राब परफॉर्मेंस किया एकेडमिक्स में, उससे पहले भी मेरा पूरा 40-50% स्कोर रहता था। तो मैंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, क्योंकि मुझ में रिग्रेट नहीं था। अगर तुम्हें रिग्रेट है तो तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो फीलिंग है ये काफ़ी अनकंफर्टेबल है, किसी को अच्छा नहीं लगता वो रिग्रेट, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, दिन रात तुम्हारे अंदर ही रहेगा, 1 साल 2 साल जब तक तुमने कुछ किया नहीं उसे धोने के लिए। तो अब वो कोई कंफर्टेबल फीलिंग है नहीं। लेकिन तुम ये बता दो कंफर्टेबल हो कि तुम्हें क्या ही मिल सकता है? कुछ भी नहीं मिल सकता अगर तुम ये मिसकंसेप्शन पाल रखे हो अपने दिमाग में। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है मेरा हर पॉडकास्ट के थ्रू, कि स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उन्हें ये समझ में आए कि रियलिटी क्या है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत मिथोलॉजिकल रियलिटी बना हुआ है जो कि रियलिटी से बहुत अलग है। तुम चाटे खा के रास्ते में वो एवेंचुअली सीखोगे ये भी समझ लो कि तुम आज मेरी बात नहीं सुनोगे तो आगे चल के 2 साल बाद कहीं से पड़ेगा तुम्हें और तुम्हें याद आएगा ओह आशीष ने यही बताया था, क्योंकि रियलिटी उससे बहुत अलग होता है। अभी तुम एक बहुत ही छोटे आइसोलेटेड दुनिया से निकल के एक बहुत ही वाइल्ड दुनिया में पैर रखने वाले हो, जहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि बहुत सारे तुम्हारे आइडियाज़ जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते रियलिटी में, वो बस फिक्शनल थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारा एक आइडिया कि मैं हमेशा खुश रहूं, ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम लोग मैक्सिमम टाइम सफ़र करते रहते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहता है जिससे वो डील करते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए वन ऑफ द सफरिंग जो तुम्हारा अब रहेगा वो है रिग्रेट। और मुझे लगता है कि करीब 4 साल मुझे लगे थे, मतलब ऑलमोस्ट जितना टाइम मैं बीटेक में था वो रिग्रेट रहता है। और ये एक डार्क साइड है इंडिया के कॉम्पिटिटिव नेशनल एग्जामिनेशन का, स्पेशली एटलीस्ट इंजीनियरिंग में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आईआईटी घुसते हैं उन्हें हमेशा ये रिग्रेट रहता है कि मैं अच्छे आईआईटी नहीं घुस पाया। जो अच्छे आईआईटी घुस जाते हैं उन्हें ये रिग्रेट रहता है कि मैं अच्छा ब्रांच नहीं पढ़ पाया। जो अच्छा ब्रांच पढ़ लेते हैं उन्हें पता नहीं क्या रिग्रेट रहता है, उन्हें वो आईएम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो तो फिर बहुत ही 0.00001% वाले लोग हैं, तो उनका हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है वो खुश हैं ना। जो एनआईटी घुस जाते हैं उन्हें लगता है कि मैं आईआईटी घुस जाऊँ। जो एनआईटी भी नहीं घुस पाते हैं, स्टेट के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उन्हें लगता है काश मैं एनआईटी में होता। जो उसमें भी नहीं रहते उन्हें लगता है कि काश मैं थोड़े अच्छे कॉलेजेस में रहता, काश मैं डीयू में रहता, काश मेरा इंजीनियरिंग का कॉस्ट कम होता, ये वो, अब मेरा पूरा करियर ख़राब हो गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है तुम्हारे लिए, और बनता भी है मैक्सिमम लोगों के साथ, कि मैं एक अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाया। बहुत बार लाइफ टाइम रह जाता है, 10 साल 15 साल के बाद पता चलता है कि यार इससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे रिलेटिवली बहुत जल्दी पता चल गया, करीब 5-6 साल में ही पता चल गया, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में घुसने लगा और वहाँ पे मेरे बगल में एनआईटी और आईआईटी के लोग बैठे हुए थे। लेकिन कई लोगों को लेटेस्ट से ये एक्सपीरियंस ना हो कभी, तो फिर उन्हें कभी समझ में ही नहीं आएगा, ठीक। तो इसीलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि क्यों ये उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। डिफरेंस ये वहीं क्रिएट करता है जहाँ ये तुम्हारा माइंडसेट और मेंटालिटी चेंज कर देता है। तो जैसे ही इसने वो किया तब इसने अपना काम कर दिया, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे उस माइंडसेट से, जहाँ तुम्हें ये समझ में आ गया कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सारे चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो तुम्हारा मेंटालिटी होता है, तुम्हें एक एक्सपीरियंस, एक फेलियर ने ये बता दिया कि ये तुम हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ये उसने बताया है। एक्सेप्ट करना तुम्हारा काम है। तुमने जैसे ही उसे एक्सेप्ट कर दिया तुम वो बन जाओगे। समझ में आया? तो सेम गोज़ विथ योर कॉलेज, जहाँ पे भी तुम अभी घुसे हो या अच्छे कॉलेज में नहीं घुस पाए, और तुम जहाँ पे अभी घुसने वाले हो, या फिर तुमने 4 साल का बीटेक भी कर दिया,
कई बार बीटेक करने के बाद ये रिग्रेट रहता है कि मैंने तो बहुत अच्छे कॉलेज से बीटेक किया लेकिन मैंने पूरा बीटेक अच्छे से नहीं किया। ये भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि तुम बहुत टॉप यूनिवर्सिटी में घुस गए और तुमने फिर भी पूरा बीटेक चौपट कर दिया, फिर भी तुम्हारा गेट में स्कोर नहीं आ पाया, फिर भी तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हो पाया। ये भी होता है बहुत सारे केसेस। तो पिछले 7-8 साल में मैंने सारे केसेस देखे। तो हर केस में क्या चीज़ कॉमन है? रिग्रेट, है ना। तो ये रिग्रेट तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर तुमने ये सोचा कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये रिग्रेट की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो इसी को अगर तुम थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट करके ये समझ सकते हो कि मैं इस रिग्रेट को यूज़ कर सकता हूँ, कैसे कुछ लोगों ने इसी रिग्रेट को यूज़ किया, कैसे आशीष ने इसी रिग्रेट को यूज़ किया और उसके वजह से वो एफर्ट दे पाया, कंफर्टेबल हो के नहीं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में। बट कोई भी एफर्ट और कोई भी परस्यूट कंफर्टेबल होके नहीं होता। ये तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना है। तो अगर तुम उसे यूज़ करने लगो कि ओके रिग्रेट है, इसी की वजह से मैं सुबह उठूँगा, सुबह 5 बजे इसलिए उठूँगा क्योंकि पिछले 18 साल मैंने कुछ काम नहीं किया और पिछले 3 साल जब मुझे सुबह 5 बजे उठना था मैं नहीं उठा और उसके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ जहाँ मुझे नहीं रहना। अगर इस जगह से मुझे निकलना है तो मुझे ये चीज़ चेंज करना होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं जब कॉलेज में घुसा तो क्यों मेरा सब कुछ चेंज हो गया? मैं सुबह के 4 बजे तक वीडियो गेम खेलता था, सुबह के 4 बजे तक। वहाँ से चेंज करके मैं सुबह 5:30 बजे उठ रहा हूँ, भागने जा रहा हूँ। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मैंने किया वो तो मैंने देख लिया उससे क्या होता है। अगर वो नहीं होता, कुछ नेगेटिव आउटकम नहीं होता उसका, तो मुझे कैसे समझ में आता? दिस इज़ वेयर रिग्रेट इज़ वेरी एडवांटेजेस फॉर यू। तुम्हें समझ में आता है कि क्या नहीं करना है और उससे तुम्हें ये भी समझ में आता है कि चलो कुछ अच्छा करके देखते हैं। उससे क्या होता है? उससे जब तुम्हें थोड़ा टाइम में 3 साल 5 साल के टाइम में आउटपुट पॉजिटिव मिलने लगता है तब तुम्हें समझ में आता है ओके ये करना है और धीरे धीरे रिग्रेट कटने लगता है क्योंकि तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कि उस रिग्रेट की वजह से ही तुम आज बेटर पोजीशन में हो। ठीक, अब तुम्हें मैं ये बताता हूँ कि नॉट ओनली मेरा IIT JEE में कुछ स्कोर नहीं था। IIT JEE तो मैंने क्वालिफाई भी नहीं किया था उस टाइम पे। IIT JEE क्वालिफाइंग ही होता था, बहुत लोग क्वालिफाई नहीं करते थे। AIEEE था जो सबको रैंक दे देता था। IIT में नॉट क्वालिफाइड, AIEEE में 3,75,000। नॉट ओनली दैट, उसके बाद जब मैं सीरियस हो गया और 4 साल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से किया, CGPA में 9.57 था, कॉलेज में मेरा 3rd पोजीशन था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5th पोजीशन था, ऑल अराउंड सारे ब्रांचेस को मिला के। कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, गेट में मैंने अपीयर किया, मेरा एम था कि IIT बॉम्बे में घुस जाऊँ गेट के थ्रू, पर वो नहीं हो पाया। तो नॉट ओनली मैंने वो स्टार्टिंग के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को ख़राब किया, मैंने उसके बाद ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस को भी ख़राब किया। पहला तो मेरा गलती था, दूसरा मेरा गलती नहीं था, लेकिन हर चीज़ को कुछ टाइम लगता है। अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि 4 साल टाइम भी इनफ नहीं था मेरे लिए, लेकिन 6 साल टाइम इनफ था। समझ में आया? ये चीज़ लोग नहीं समझते। तो लोग जब ये देखते हैं कि अच्छा 2-3 साल मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये मेहनत का कोई काम नहीं है। तो भाई नहीं कुछ करने का भी तो कोई काम नहीं है। तुम जब मस्ती कर रहे थे और जब सारा टाइम वेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे तुम्हें कौन सा बहुत फ़ायदा हो गया था? अभी तो कम से कम तुम्हारे पास कुछ चांस है, कोई तो शॉट है तुम्हारे पास। तो मैंने 4 साल मेहनत किया, उसके बाद भी मेरा गेट का परफॉर्मेंस नहीं आया। मेरा रैंक था 9008। अगर तुम्हें ना पता हो तो उससे तुम्हें एक NIT भी नहीं मिलता। MTech के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक NIT भी नहीं मिलता। शायद मुझे कुछ बेकार ब्रांच NIT जमशेदपुर में मिला था 2nd या 3rd राउंड में, लेकिन तब तक मैंने सोच लिया था कि मेरे को फिर से गेट का तैयारी करना है और मैं दिल्ली पहुंच गया। ठीक, तो नॉट ओनली मैंने IIT JEE और AIEEE ख़राब किया, गेट 2016 भी मेरा ख़राब हुआ। उसके बाद मैंने 1 साल बैठ के, मैं जॉब ले सकता था ऑब्वियसली, कोई छोटा मोटा जॉब तो मुझे मिल ही जाएगा, इतना अच्छा परफॉर्मेंस जब मैंने एटलीस्ट बीटेक में किया है तो। लेकिन फिर भी मैं बैठ के 2017 गेट का तैयारी किया और उसमें भी कुछ नहीं हुआ। 1825 रैंक आया था गेट 2016 में, सॉरी गेट 2017 में। तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। उससे ये था कि हाँ मुझे अब NIT मिल जाएगा और IIT का शॉर्ट बन गया। तो IIT बॉम्बे से मुझे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का कॉल आया था, उसमें मैं गया, तब जाके मेरा IIT बॉम्बे में मास्टर्स के लिए हुआ था। ऑल इंडिया रैंक 10 आया था उस RA की कैटेगरी में जब वो मास्टर्स का 3 ईयर प्रोग्राम का सिलेक्शन हुआ था, मुझे अभी भी याद है। और गेट के थ्रू तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सोचो 5 साल के बाद कुछ भी नहीं हो रहा, फरवरी 2017 तक। और फिर
थोड़े से माइंडसेट चेंज किए मैंने कि हाँ अब मुझे थोड़ा फ्रंट फुट में अपना काम करना है, थोड़ा एग्रेसिव होके इन सारे एग्ज़ाम्स को देना है। और फिर मैं अब बाग निकला, एवेंचुअली बाग का इंटरव्यू निकला, आईटी बॉम्बे निकला, इसरो नहीं निकला। फिर 1 साल और किया मैंने, तब जाके मेरा इसरो निकला। भाई तुम समझ रहे हो कितना लेवल ऑफ एफर्ट चाहिए तुम्हें अपना पूरा जो तुमने कांड किया है उसको चेंज करने के लिए। ये एफर्ट कहाँ से आएगा अगर तुम्हारे पास वो गिल्ट का स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, वो रिग्रेट का स्ट्रेंथ नहीं रहेगा? तुम्हें क्या बर्न करेगा, तुम्हें क्या चीज़ फ्यूल करेगा? खुश रह के तुम कब काम करते हो भाई? जिस दिन मैं बहुत खुश रहता हूँ उस दिन तो मुझे लगता है मैं काम ही ना करूँ। तो तुम खुश होके कैसे काम कर सकते हो? कोई भी नहीं काम कर सकता। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट था कि हैप्पीनेस, अ हैप्पी मैन इज़ अ मैन हु इज़ not too afraid of the future or is too happy to think about the future and too happy to think about the past। मैं यहाँ पे लगा दूंगा, मुझे अच्छा से याद नहीं है, लेकिन बेसिकली एक खुश इंसान ना फ्यूचर के बारे में सोचता है ना पास्ट के बारे में सोचता है। अगर तुम पास्ट के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा क्या गलतियाँ थी वहाँ पे? अगर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है? तो खुश होकर कुछ नहीं कर सकते। ये मिसकंसेप्शन हटाओ कि तुम्हें खुश रहना है हमेशा। ये नहीं हो सकता भाई, नहीं तो फिर तुम कुछ करोगे ही नहीं। वो एक मिथ है। खुश तो रिलेटिव होता है ना यार। तुम्हें अगर बहुत सारे सैडनेस मिले तो फिर तुम्हें कुछ खुशी दिखेगा अचानक। अगर कंटिन्यूस खुश हो, तुम्हें खुश करने के लिए क्या चाहिए? फिर तुम्हें क्या खुश कर सकता है? तो इसीलिए ये सारे नेगेटिव इमोशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। ओके चलो, अब अल्टीमेटली आते हैं इसके क्वेश्चन में जो टेक्निकल चीज़ है। अगर मेरा अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस नहीं होता तो तुम कैसे फिर भी अपना अच्छा करियर बना सकते हो? पहला कि तुम नेशनल लेवल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जामिनेशंस दे सकते हो। अगर तुम कोर इंजीनियरिंग से हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। पीएसयूज़, गेट के थ्रू पीएसयूज़ मिलता है। बार के एग्जामिनेशन होता है, डीआरडीओ का गेट के थ्रू पहला सिलेक्शन होता है, सेकंड राउंड तुम्हारा रिटन टेस्ट के थ्रू होता है और तीसरा राउंड तुम्हारा इंटरव्यू होता है। इसरो का अभी पार्शली गेट कर दिया, पता नहीं वो खुद ही कंफ्यूज नहीं हो सकता, फ्यूचर में चेंज कर दे। और पहले तो हमेशा 100% रिटन टेस्ट होता था इंडिपेंडेंट, और फिर इंटरव्यू होता था। कई बार ओएनजीसी भी अपना एग्ज़ाम्स कर देते हैं, आईओसीएल भी अपना एग्ज़ाम्स कर देते हैं, बीपीसीएल भी अपना एग्ज़ाम्स कर देते हैं, सीआईएल भी अपना एग्ज़ाम्स कर देते हैं। ये सारे इंडिपेंडेंट पीएसयूज़ हैं। तो एग्ज़ाम्स वो थोड़े श्योर नहीं है कि किस साल हुआ किस साल नहीं हुआ, लेकिन हर साल देखोगे तो अल्टीमेटली 4-5 एग्ज़ाम्स हो ही जाते हैं। ठीक, ये हो गए तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब से, जैसे तुम्हें कोर इंजीनियरिंग में जॉब मिल सकता है, काफ़ी सिक्योर्ड करियर है वो। बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब्स के करियर में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, अच्छा पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो स्टार्टिंग पे था वो लेवल 10 पे मैट्रिक्स में ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट था। तो यू आर टॉकिंग अबाउट 56,000 या 55,000 बेस पे, प्लस HRA प्लस TA प्लस DNS अलाउंस। तो ये सब करके इट रेंजेस फ्रॉम 55 to 60,000 to 80,000 to 90,000 समटाइम्स। अभी थोड़ा और बढ़ गया लोगों का। तो ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता जनरली। तुम बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर में के जॉब्स भी ले लोगे मैकेनिकल में तो मोस्टली तुम्हारा सैलरी ऐसे 36,000 40,000 ही रहता था उस टाइम पे। अभी थोड़ा बढ़ गया होगा, लेकिन मैं जो 55 बेस पे बता रहा हूँ वो भी उसी टाइम पे है। तो रुपए का थोड़ा वैल्यू घट रहा है तो ये सब थोड़ा बढ़ गया होगा, लेकिन इतना ही रहता है। वो 1 करोड़ की पैकेज वाली बात जो है वो सारे इसमें होता है, फैन कंपनीज़ में होता है, और वो जनरली कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस उसमें एप्लीकेबल नहीं रहते। तुम्हें IT CS ये सब करना है तो कर सकते हो, उसके लिए वो सारे चीज़ तुम पे डिपेंड करते हैं। लेकिन मोस्टली अच्छा कॉलेज होना चाहिए कैंपस प्लेसमेंट के लिए, नहीं तो फिर तुम्हें ऑफ कैंपस तैयारी करना है। तुम्हारे पास स्किल्स है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर से उसमें भी घिसना तुम्हें उतना ही पड़ेगा जितना मुझे घिसना पड़ा था, वो चीज़ कांस्टेंट है। इसलिए ये सारी चीज़ एवरग्रीन में पहले डिस्कस कर लेता हूँ। अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं करने और प्राइवेट में करियर बनाना है तो तुम बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो कुछ चांसेस हैं, या फिर ऐसे ही में बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट करो ताकि ऑटोमोटिव कंपनीज़ में तुम्हारा चांस बन जाए। लेकिन ऐसे ही का एक प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस आर फंडेड बाय स्टूडेंट्स इन इंडिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पैसे लगाने पड़ते हैं और बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। मेरे लिए अफोर्डेबल
नहीं था, करीब ₹1,00,000 लग जाते हैं भाई, तो ये कहाँ से लाएंगे हम। तो वो तो बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। एक और ऑप्शन है, अगर तुम्हें एमएस अब्रॉड ले जाना है, तुम जर्मनी में ट्राई कर सकते हो, यूएस में ट्राई कर सकते हो। उसके लिए अपना थोड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग रखो अपने बीटेक में, और प्रोफेसर से बना के रखो जो तुम्हें रेकमेंड कर सके। ट्राई करो, अगर तुम आईटी से नहीं हो तो कम से कम आईटीज़ में प्रोजेक्ट कर लो, इंटर्नशिप्स कर लो, वहाँ से भी फ़ायदा होता है लोगों को। एटलीस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये भी कर सकते हो कि 4 साल बीटेक किया और 5वें साल में तुमने प्रोजेक्ट कर लिया, लेट से आईआईएससी से, आईआईटी मद्रास से, आईआईटी बॉम्बे से तुमने एक प्रोजेक्ट कर लिया, तो वहाँ से तुम्हारा स्कोप अच्छा बन जाता है मास्टर्स के लिए या फिर इवन पीएचडी के लिए। यूएस में, जर्मनी में, ये सारी जगह में हो जाता है। तो हर चीज़ में ये कॉमन है कि तुम्हें वो 4 साल बहुत घिसना होगा और उसके बाद भी फेलियर झेलना पड़ सकता है तुम्हें कंटिन्यूअसली, होता है ये, ठीक। तो मेरे साथ हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा किस्मत फूटा हुआ है, मेरे साथ हुआ, यानी कि मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। अगर मेरा किस्मत बहुत ही तेज़ होता तो हो सकता है कि मेरा फाइनल ईयर में गेट में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता, मैं जाके कहीं जॉब करने लगता वहीं पे, और मुझे आगे का कुछ झेलना नहीं पड़ता एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। वो मेरे को 2 साल बाद 2018 में मिला फाइनली, जब मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 आया था इसरो में। तो मैक्सिमम लोगों को ये सारी चीज़ झेलने पड़ते हैं। इसीलिए मेरे पास कोई आके ऐसे बोलता है कि मैंने 4 साल कुछ नहीं किया, अब मैं गेट में तैयारी करूँगा, 1 साल ड्रॉप लेके मेरा हो सकता है क्या। मैंने बोला हो तो सकता है, पॉसिबल तो कुछ भी है, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि अभी तुम्हें हो सकता है मोस्ट लाइकली फेलियर्स झेलने पड़ेंगे, जो कि सबको झेलने पड़ते हैं अगर तुम्हारा किस्मत बहुत ही चमका हुआ नहीं है तो यही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का नियम है, जो कि काफ़ी एवरग्रीन है। और भी तरीके हैं, तुम्हें अपना चेंज करना है पूरा फील्ड तो सिविल सर्विसेज, ये सारे फील्ड में जा सकते हो, बैंक पीओ कुछ भी तैयारी कर सकते हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें एग्जैक्टली किस कैटेगरी के एग्ज़ाम्स को देना है। और एक चीज़ जो फिक्स्ड है वो ये है, जो है मेहनत, फेलियर्स और स्ट्रगल, जो कि कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ अपने दिमाग में रखना, अगर तुम्हारा 18 साल के एज में जेई, नीट और ये सारे एग्ज़ामिनेशंस अच्छे नहीं हुए तो। जिनका अच्छा हुआ है उन्होंने भी पिछले 4 से 5 साल बहुत मेहनत किया है, किसी का भी ऐसे किस्मत से नहीं होता। तो आज तुमने अगर 4 से 5 साल पास्ट में मेहनत नहीं किया हुआ है तो आगे करने के लिए रेडी हो जाओ। अगर आगे नहीं करोगे तो उसके आगे करने के लिए रेडी हो जाओ, और उसके भी आगे रेडी नहीं होगे तो एक टाइम पे लाइफ तुम्हें करवाएगा उसके बाद वो तुम्हारे पास चॉइस नहीं रहेगा और तुम्हें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और नहीं तो तुम अपना लॉटरी लगने का वेट कर सकते हो, करते करते तुम्हारी दाढ़ी पक सकते हैं, उसका भी कोई भरोसा नहीं है तो कम से कम जो तुम कर सकते हो, जिससे थोड़ा सर्टेनिटी तुम्हें मिल रहा है, वो कर लो, ठीक है। चलो, इसमें थोड़े बहुत बैक एंड फोर्थ हुए हैं नीचे कमेंट्स में, तो मैं वो भी देख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ नो लॉस्ट इन अपॉर्चुनिटी गेट इनटू एनी कॉलेज इन वर्ल्ड स्टिल देयर इज़, ओके, टूटा फूटा इंग्लिश है लेकिन बात सही बोल रहा है कि कॉलेज में घुसना ज़रूरी है। ये चीज़ भी मैं बहुत देख रहा हूँ कि 2 साल से ड्रॉप ले रहा हूँ कॉलेज घुस, क्यों, मुझे आईटी घुसना है। तो भाई आईटी घुस भी गए तो वो 2 साल तो तुम्हारे करियर को खाएगा ना। बाकी लोग 22 साल में ग्रेजुएट हो रहे हैं, तुम 24 में ग्रेजुएट हो रहे हो, तो वो एक डिसएडवांटेज बस एक लॉजिकल नहीं बनता, मेंटल भी बनता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ करियर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, जितना कम ड्रॉप लेना हो उतना कम। अगर मेरा बीटेक के जस्ट बाद कुछ भी हो रहा होता, जैसे 2017 में मेरा बार्क हो गया, इसरो नहीं हुआ, तो मैं बार्क घुस के इसरो का तैयारी कर रहा हूँ। अगर मेरा 2016 में बार्क हो जाता तो मैं उसी टाइम पे घुस जाता। तो अनटिल अनलेस तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे 2016 में मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, अनटिल अनलेस मैं रेडी हूँ कोई बहुत ही थर्ड ईयर कॉलेज में घुसने के लिए, तो मुझे ड्रॉप लेना होगा, तब मैंने ड्रॉप लिया। तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर तुम्हारा हो रहा है तो तुम ड्रॉप लो। इवन अगर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो जाता कॉलेज में तो भी मैं वो जॉब ले लेता, लेकिन उसके बाद जो मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था वो ऐसा था कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल का जॉब है, पे भी नहीं है, तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए मैंने ड्रॉप लिया था। 11-12 के बाद भी सेम है कि वर्स्ट केस सिनेरियो जब तक नहीं है ड्रॉप मत लो। ड्रॉप तुम्हारा एकदम लास्ट रिजॉर्ट है, और आजकल के डे एंड एज में
ड्रॉप लेना और भी लेस नेसेसरी होते जा रहा है। आजकल लोग बीटेक के बाद भी ड्रॉप नहीं लेते। एक टाइम था 2014, 15, 16 में जब कि बीटेक 5 साल का ही होता था। 4 साल तुम्हारा ऑफिशियल और 1 साल लोग ड्रॉप लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी करते थे, काफ़ी कॉमन था। अभी वो जाते जा रहा है, स्पेशली कोविड ने उसे ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब ऑनलाइन ले सकते हो और तुम कहीं भी जॉब करते करते भी तैयारी कर सकते हो। तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी मिल गया। अब इस अपॉर्चुनिटी का तुम क्या करते हो वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या ज्ञान चल रहा है। जस्ट गिव योर बेस्ट आंसर, ठीक है। ये ऋतिका तिवारी बात तो बहुत ही सही बोल रही है, लेकिन फिर देखते हैं JNSVS का क्या ओपिनियन है। 2 months back I was pretty much confident that I can do it, but right now I'm hopeless. Currently I'm covering 12th as I'm supposed, but still have 75% in 11th pending. I didn't realize I was wasting time until it hit me hard. Very good, एटलीस्ट हिट तो किया। देखो तुम्हारा ये अगर हिट कर रहा है इतना जल्दी 11-12 में तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया उसे हिट करने में। कॉलेज में घुसने के बाद भी 1-2 महीना लग गया मुझे ये सारी चीज़ समझने में। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। वो भले ही तुम्हें बुरा फील करा रहा है, लेकिन हो रहा है बहुत ही अच्छा। तो इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन मत लेना, टेंशन ले लिया तो वो तुम्हें नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ये सारे जो नेगेटिव फीलिंग है उसे पॉजिटिवली लो। ये सारी चीज़ मैक्सिमम लोग नहीं समझते कि मुझे इसे यूज़ करना है, इसे यूज़ करना है, ठीक। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो अच्छे फीलिंग्स तुम्हें आगे नहीं बढ़ाते, बुरे फीलिंग्स तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, तो उन्हें यूज़ करो, ठीक है। तो कोई भी ऐसे 18 साल के एज में ये नहीं सोचता मुझे चैरिटी करना तो मैं बहुत मेहनत करूँगा, वो अच्छे फीलिंग से आगे नहीं बढ़ता, वो थोड़े प्रॉब्लम से ही आगे बढ़ता है, ठीक। तो उसे ये मत समझो कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो सबके साथ हो रहा है, सबको उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट तुम देख लो सबके साथ जो हो रहा है वो अल्टीमेटली बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि उसे नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं। तो तुम नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिवली परसीव करो, तुम्हारा काफ़ी फ़ायदा और उद्दान क्या बोलते हैं उसे, छोड़ो, इतना अच्छा नहीं है, प्रगति होगा, प्रगति। ओके, आई डिडंट रियलाइज आई वॉज वेस्टिंग। ओके चलो इसका तो पढ़ लिया मैंने। उसके बाद किसी और ने भी ज्ञान दिया इसे। You already have a mindset problem. If you think your situation is hopeless, why would you even try? अरे भाई believe there is something that can be yours. ये तो भाई मुझे खुद ही नहीं समझ में आया, बहुत ही अलग लेवल का ज्ञान है। I know. ओके, इसने फिर से रिप्लाई किया, and I constantly try to believe, but sometimes it's difficult to keep going. अरे डिफ़िकल्ट है तो क्या हो गया? ईजी कब होता है? जब तुम्हारा लाइफ ख़राब है तब ईजी कब होता है? आके जाना, ठीक है। जो चीज़ डिफ़िकल्ट होता है उसी से लाइफ चेंज होता है। ईजी चीज़ों से पेट बड़ा होता है बस तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा वेट गेन होता है ईजी चीज़ों से। ओके, आई एम ऑल्सो अवेयर अबाउट माई माइंड सेट। आई कांट हेल्प बट थिंक लाइक दैट। फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, गिव अप करने का फील कर रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए। ठीक है, तुम रोते रोते भी 2 घंटा पढ़ सकते हो ना, आंसू आ रहा है कंटिन्यूस, लेकिन 2 घंटा पढ़ रहे हो। तुम हंसते हंसते भी 2 घंटा पढ़ सकते हो, मैटर ही नहीं करता तुम क्या फील कर रहे थे। पॉइंट है कि तुमने 2 घंटा पढ़ाई किया, ठीक, और तुमने 2 घंटा पढ़ाई किया तो वो तुम्हें आज नहीं तो कल रिजल्ट देगा ही देगा। वो 2 घंटा ऐड करते जाओ। दिन में तुम उसे 5 बार कर दो, साल में तुम उसे 365 बार कर दो, तुम कभी ना कभी देखोगे कि उसका रिजल्ट अब दिखना चालू हो चुका है। मैंने अपने आप को मैक्सिमम लोगों से डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब मुझे सबको सर्च कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा देने के लिए कि तुम हमारे लिए काम करो। ये होने लगेगा एक पॉइंट पे, ठीक, लेकिन वो बहुत ही क्यूमुलेटिव है। तो एक चीज़ याद रखना, अच्छा फील करो, बुरा फील करो, तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या फिर कर पाऊँगी, लेकिन बात है कि तुम बैठो और काम करो। ये मत करो कि भाई मैं थोड़ा इंस्टाग्राम, अरे यार मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखो ये बहुत कुछ कर रहा है, इसका किस्मत बहुत ही अच्छा है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, और स्क्रॉल कर रहे हो और काम नहीं कर रहे हो। तो तुम बस ये करो कि तुम जैसा भी फील होता है होने दो, बस बैठ जाओ और काम कर लो। अगर तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, तुम 1 घंटा लगे रहो उसके पीछे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तुम उसके पीछे लगे रहो, लोगों के पीछे लगे रहो, यूट्यूब में वीडियो सर्च करते रहो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ये काम तुम्हें करना है, ये मेजर हो सकता है, ये मैं बोल सकता हूँ कि ये तुम्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देगा। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल रखो, काम करना है, बस बात ख़त्म, ठीक। उसके बाद फील कैसा हो रहा है इस पर ज़्यादा रिसर्च मत करो। उस पर रिसर्च हुआ भी नहीं है अभी तक ढंग से, किसी को आंसर नहीं पता उसका, ठीक।
चलो भाई ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। ये मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि मैं आधे घंटे तक एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते रहता हूँ पर कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें भी कुछ कुछ रिग्रेट लिखा है भाई, बहुत रिग्रेट है लोगों में। इस पॉडकास्ट का नाम ही रिग्रेट हो गया अब। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बी ओके विथ माई सेल्फ व्हेन आई कांट गेट विच आई एम ट्राइंग फॉर सिंस 5 years। अरे भाई अभी जस्ट पता तुम्हें, 5 year छोड़ो, 6 साल तक लगा हुआ है लोग। मेन प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी। देखो इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी तुम्हें कोई दे नहीं सकता कंसिस्टेंसी यही है कि उठे और बैठ गए और काम कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा फिर भी कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा फिर भी पढ़ रहे हैं, उस पर एफर्ट डाल रहे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा फिर भी हम लगे हुए हैं। ये सारे चीज़ में तुम एफर्ट डाल सकते हो, यही कंसिस्टेंसी है भाई। तुम अगर टेबल में बैठना चाहते हो, टेबल में नहीं चेयर में बैठना चाहते हो टेबल के सामने, और पढ़ाई कर सकते हो। अगर तुम 2 घंटे तक पढ़ाई करो, तुम्हें कोई रोक सकता है क्या? कोई रोक नहीं सकता ना। ऐप तुमने अपना फ़ोन से अगर डिलीट कर दिया है इंस्टाग्राम का, तो कोई वो ज़बरदस्ती नहीं डाल सकता ना। तो तुम एक फ़ोन लो और उसमें टाइमर स्टार्ट करो और मेजर करना स्टार्ट करो कि तुम कितने घंटे से पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो, ठीक, या फिर वर्कआउट कर रहे हो या फिर डेली कर रहे हो कि नहीं। ये चीज़ कोई और चेंज नहीं कर सकता। तो तुम ये बताओ कि तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाता। भाई कैसे नहीं हो पाते, वो तो तुम ही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ मेजर करना स्टार्ट कर दो कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ मैं, कितना वर्कआउट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ मेजर करना स्टार्ट कर दो, यही कंसिस्टेंसी होता है। एक दिन तुम नहीं कर रहे तो तुम्हें बुरा फील होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हें बुरा फील हो, बहुत ही बुरा फील हो, ताकि तुम दोबारा वो चीज़ रिपीट ना करो। तब तुम्हें भी समझ में आएगा कि जो तुम हो वो तुम्हारी ही गलती है और इससे तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक तो सेम ही बन गए, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चंस तो मैं बस कैटलिस्ट की तरह यूज़ करता हूँ। बट वेन एवर आई सिट विथ माई सेल्फ देयर इज़ अ लॉट ऑफ, भाई इसकी भी सेम है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स, सेल्फ डाउट। तो क्या हो गया? रिग्रेट है, सेल्फ डाउट है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, जो भी है भाई काम करो ना, उसी से चेंज होगा ये सारी चीज़। तुम मुझे आज देख रहे हो, खुश देख रहे हो, एनर्जेटिक देख रहे हो, मोटिवेटेड देख रहे हो, वो इसीलिए क्योंकि जब मैं रिग्रेट और सैडनेस और गिल्ट में था उस टाइम में मैं काम कर रहा था। उसके बाद मेरा लाइफ थोड़ा चेंज होने लगा, 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल लग गया, लाइफ थोड़ा चेंज होने लगा। तो अब मैं थोड़ा खुश होकर काम करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़े रिजल्ट मिल गए, थोड़े बैजेस मिल गए, थोड़े अकम्पलिशमेंट्स मिल गए, तुम्हें भी मिल जाएंगे। काम तो करो। ये कहाँ से, ये प्रॉब्लम कब से बन गया कि तुम्हें रिग्रेट है या तुम्हें सैडनेस है? ये प्रॉब्लम कैसे है? ये रिग्रेट तुम्हें उठा के, ये नहीं तुम्हें उठा के रिग्रेट को फिजिकली उठा के टेबल से हटा नहीं रहा ना कि नहीं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा नहीं तुमने ज़बरदस्ती इंस्टाग्राम यूज़ करना है, ये तो नहीं हो रहा ना तुम्हारे साथ। ये जब होगा तुम्हारे साथ तो फिर एक डॉक्टर के पास जाना, लेकिन ये नहीं होगा तुम्हारे साथ क्योंकि ये सबके साथ होता है। समझ में आया? तो बस कर्म करो बात ये है। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है। आई मस्टर्ड ऑल द करेज टू फेस माई सेल्फ, अरे बट आई एम नॉट दैट चेयरफुल पर्सन नाउ। तो क्या हो गया भाई तुम्हें हंसने किसने बोला है? क्या हो गया? तुम चेयरफुल मत हो, तुम दुखी होके पढ़ लो, दुखी होके काम कर लो, वो तो कोई नहीं रोक सकता ना, वो चीज़ तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है तुम्हारा, तुम्हारा काम तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम कितना एफर्ट देते हो ये तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता। इन एन इंडिपेंडेंट एंड फ्री सोसाइटी दैट विल लिव इन, ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ये सोचो कितनी अच्छी चीज़ है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी मजाक उड़ा लो, तुम मुझे जॉब ना दो, लेकिन तुम मुझे ये नहीं रोक सकते कि मैं काम करूँगा, करके दिखा दो। तो ये चीज़ तुम्हारा पावर है, इसको यूज़ करो। चलो ठीक है। हाउ टू बी ओके विथ बैक टू बैक 3 failures ऑफ माई चोज करियर। गलत इंग्लिश, पहले तो तुम इसे सुधारो। पर 3 नहीं, तुम्हें 300 फेलियर्स मिलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ समझ लो और मिसकंसेप्शन हटा दो कि मुझे 2 फेलियर के बाद तीसरे में सक्सेस मिल जाएगा, पहले में ही सक्सेस मिल जाएगा। सबको झेलना होता है। तो इस बुक को पढ़ोगे, इसमें फेलियर्स अभी तुम्हें सामने ही गिना दिया इतने सारे। तो ये सारी चीज़ समझना स्टार्ट करो। इसीलिए इस बुक पे एक मूवी बनना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मूवी में लोगों को झट से तुरंत ही मिल जाता है सब कुछ। इसलिए लोगों में मिसकंसेप्शन भी बनता है। और इसलिए नहीं बनता मिसकंसेप्शन क्योंकि मूवीज़ में ये दिखाया जाता है, इसलिए क्योंकि वो उससे तुम सच मानना चाहते हो। जैसे लोग मानना चाहते हैं कि मैं 20 साल के उम्र में ही मिलियनर बन जाऊँ,
मैं जस्टिन बीबर की तरह फेमस हो जाऊं, वो भाई 1 in a million है, उसका लग गया तो लग गया। तुम सेम चीज़ करोगे तो तुम्हारा लगेगा नहीं लगेगा वो भी तो देख लो। तो ये सारी चीज़ समझना ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ बहुत एफर्ट से मिलता है और मैक्सिमम लोगों को बहुत फेलियर झेलना पड़ता है। ये तुम्हारे साथ ही हमेशा नहीं हो रहा है, बस सबके साथ होता है, ठीक है। चलो भाई बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन भी रिग्रेट में आया तो मैं अपना लैपटॉप फेंक दूंगा। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम ओवर थिंकिंग। चलो ये अच्छी चीज़ है, चलो ये मुझे डिस्कस करना था। ओवर थिंकिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया था पर उसे जमाने हो गए, शायद 2020 में बनाया था। प्लीज़ ब्रो मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है ब्रो। अभिषेक पाल का ये क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम थिंकिंग। ओवरकम फ्रॉम ओवर थिंकिंग। हाँ, बहुत लोगों से ये क्वेश्चन मुझे मिला था जब मैं सेमिनार्स कर रहा था इंडिया में करीब 6-7 महीना पहले। तो भी काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैं सोचते ही रह जाता हूँ, सोचते ही रह जाता हूँ। तो भाई ये तो सबके साथ होता है और ओवर थिंकिंग से बहुत ही क्लोज एक रिलेटेड है कंसंट्रेशन। कि जब तुम लेटे से तुम्हें कंसंट्रेट करना है इस चीज़ को समझने के लिए, अब तुम सोच रहे हो किसी और चीज़ के बारे में, ठीक, तो तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है ना। तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन तो एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे तुम्हें एक प्रयत्न करना पड़ेगा, जो किसी जैसे बोलते हैं अभ्यास करना होगा कि तुम अपना फोकस ऑफ अटेंशन वापस ला रहे हो जहाँ पे तुम्हें उसे रखना है। तुम इसे बार बार करोगे तो तुम उस पर बेटर हो जाओगे। ये जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है ये अगेन सबके साथ होता है। इसका रीज़न ये है कि तुम्हारा माइंड बहुत ही क्रिएटिव है और ये बाय डिज़ाइन है। तुम्हारा माइंड सोच सकते हो कि दुनिया का शायद यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक। अब वो इतना ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर रखता है कि वो कंटिन्यूसली 10 चीज़ों के बारे में सोच रहा है, ठीक। इसीलिए तुम ड्रीम्स में अपने आप भी सोच सकते हो कुछ जो तुम्हारा नॉन वॉलंटरी है, सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो भी इतने सारे दुनिया बना रहा है और चीज़ों के बारे में सोच रहा है। तो तुम समझ लो कि इसका कंप्यूटेशन पावर कितना ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा पावर के साथ वो डिफ़िकल्टी आता है कि तुम इसे कंट्रोल कैसे करो। समझ में आया? हाँ भाई, बैटरी चला गया था, फिर से वापस आते हैं। तो ओवर थिंकिंग का जो इशू है ये सॉल्व होना तब स्टार्ट होता है जब तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये ओवर थिंकिंग क्यों है। ठीक जिस तरह से हमने अभी बात किया कि वो तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस क्यों हैं, वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं। जिस तरह से हमें मार्शल आर्ट्स में सिखाया जाता था कि जो तुम्हें एक रश आ रहा है, हाथ काँप रहे हैं, स्वेटी फील हो रहे हो फाइट के पहले, वो भी एक रीज़न के लिए है। वो तुम्हें फ़ाइट और फ्लाइट सिचुएशन में डाल रहा है, एक एड्रेनलिन रश है जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए। उसी तरह से नेगेटिव इमोशंस तुम्हारे फ़ायदे के लिए होता है, ओवर थिंकिंग भी तुम्हारे फ़ायदे के लिए होता है। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। जैसे अब ओवर थिंकिंग से एक रिलेटेड तो कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, दूसरा रिलेटेड इसका नेगेटिविटी का प्रॉब्लम है। ये जनरली हैंड बाय हैंड ही जाता है। ओवर थिंकिंग अगर तुम पॉजिटिव ओवर थिंकिंग करोगे, अब भाई बहुत ही अच्छा होगा, फिर तो तुम बहुत ही मोटिवेटेड रहोगे और फिर तुम बहुत सारे काम करोगे, अच्छी बात है। ये मोस्टली जो लोग ओवर थिंकिंग में जाते हैं वो नेगेटिव स्पाइरल में जाते हैं, वो बुरे फ्यूचर को के बारे में सोचते हैं। अब तुम ये सोचो कि वो क्यों है, वो तुम नेगेटिव चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहे हो। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रिपेयर करना चाह रहा है कि अगर ये नेगेटिव आउटकम होता है तो मैं क्या करूँगा या फिर करूँगी, जो भी तुम हो, ठीक। तो ये तुम्हारा एक प्रिपेयर्डनेस है, एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। अगर तुम कुछ सोचोगे ही नहीं, ये भी तुम अगर ह्यूमन जेनेटिक्स के इवोल्यूशन के हिसाब से सोचोगे कि इफ़ आई एम रेडी फॉर 10 नेगेटिव आउटकम, देयर आर मोर चांसेस कि अगर वो आउटकम होता है तो आई विल बी एबल टू डील विद इट। अगर तुमने कभी सोचा ही नहीं, हो गया तुम्हारे सामने, तो मर जाओगे तुम, समझ में आया? तो अगर तुम लेटे से कार भी चला रहे हो और तुम सोचोगे ही नहीं कि मेरा कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, मैं तो फुल स्पीड में चलूँगा, तो तुम क्यों ही थोड़ा केयरफुली चलाओगे। तो वो तुम नेगेटिव सोच रहे हो कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई आ सकता है, यहाँ पे डिस्ट्रेन आ सकता है, यहाँ पे क्रैश हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, रेड लाइट का मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ अगर तुम सोचोगे ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम मरोगे। तो इसीलिए ये सारे जेनेटिक इवोल्यूशन की वजह से तुम नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचते हो। अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुम जब ये नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचते हो तो तुम उससे डर जाते हो कि ये भी हो सकता है, मैं और थोड़ा नेगेटिव सोचता हूँ तो ये भी हो सकता है। तो तुम अपने आप को ये समझो कि इसका फ़ायदा तो है लेकिन एक लिमिट तक। वो नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग पैरानोया नहीं बनना चाहिए
कि भाई अब मैं दिन भर बैठ के यही सोच रहा हूँ, तो भाई बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ अच्छे भी हो सकते हैं, और वो तुम्हारा हर्ट नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारा अगेन जो तुम्हारा मेजरेबल स्टेप्स है जो तुम ले सकते हो कि अभी तुम्हें काम करना है। इसलिए मैंने कंसंट्रेशन को यहाँ पे लाया कि हाँ तुम सोच सकते हो, ये मत सोचना कि वो एक प्रॉब्लम है, वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए, लेकिन ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू द वर्क। और ये तुम बार बार करोगे ना, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, जितना तुम सोच रहे हो उससे जल्दी। क्योंकि मैं भी जब पहली बार पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा था तो मैं दीवार देख के सोचते ही रहता था, लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ 4 घंटे से बैठा हुआ, लेकिन कुछ आउटपुट हुआ नहीं, कुछ काम हुआ नहीं। चेन्नई सेमिनार जो सबसे रीसेंट वाला था, थर्ड वाला, अभी अगस्त 2023 में, उसमें भी ये टॉपिक आया था और बहुत ही लंबा वीडियो बना है जो मैंने, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि जब सबसे पहले मैं लाइब्रेरी में जा रहा था स्टार्टिंग में, तो मैं पढ़ ही नहीं पाता था कुछ। वो इसीलिए क्योंकि मेरा ब्रेन अभी ट्यून नहीं है, वो इतना स्किल्ड नहीं है। तुम्हारे पास फरारी है, चलाना नहीं आता, तुम ठोक दोगे ना उसे। सेम तुम्हारा ब्रेन भी है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन तुम उसे यूज़ करना नहीं आता। सीख सकते हो, ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि तुम्हारा ब्रेन खुद ही अपने खुद को यूज़ करना सीख रहा है। इट इज़ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो तो सबसे नेक्स्ट लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो तुम हो, व्हाट ह्यूमन बींग्स आर। तो वो खुद से भी ट्रेन हो जाएगा। The fact that you are alive, the fact that you and I humans are alive itself says that ये ब्रेन अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकता है और तुम ये सारे प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो। तो फिर से टू कंक्लूड, जब ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम आता है तो तुम्हें अपने आप को याद दिलाना है व्हाई इट इज़ देयर, और फिर तुम्हें अपने आप को समझाना है कि किस तरह से मैं इससे दूर हट सकता हूँ व्हेन इट इज़ गोइंग टू फार। जब मैं 10 नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, दैट इज़ ओके। जब मैं 100 नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, दैट इज़ पैरानोया। कहाँ पे वो लाइन है एंड हाउ टू ब्रिंग माई सेल्फ आउट ऑफ दैट एंड देन ब्रिंग माई सेल्फ बैक टू द वर्क, जब मैं कंसंट्रेशन को वापस अपने वर्क में ला रहा हूँ, एंड हाउ प्रैक्टिस एंड परसिवरेंस विल हेल्प मी गेट बेटर एट कंसंट्रेशन। और अबव एनीथिंग एल्स तुम्हें ये समझना है कि दिस इज़ द फाइट। ये सबको डील करना पड़ता है, लेकिन तुम कैसे डील कर रहे हो वही तुम्हें डिस्क्रिमिनेट करता है कि तुम कितना अच्छा आउटकम या रिजल्ट ला पाते हो। ये तुम्हारा एग्ज़ामिनेशन से हट के, राइटिंग से हट के, तुम्हारा टॉप लेवल का, तुम्हारा स्टार्टअप का इंडस्ट्री में घुसोगे, जॉब करोगे, हर जगह सेम चीज़ है कि तुम अपने ब्रेन को किस तरह से कंट्रोल करते हो और तुम उसे कितना यूटिलाइज कर पाते हो। ठीक, चलो भाई, ये पॉडकास्ट तो हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूस बहुत देर से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात कर लिया। ये जितने सारे चीज़ भी मैंने डिस्कस किए हैं, हर चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं इस बुक में दिखेगा ही, लेकिन इन आइडियाज़ और फिलॉसफीज़ को मैंने बुक में इन डिटेल नहीं डिस्कस किया क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। बहुत लोग ये करते हैं कि भाई अपना ज्ञान दिया यूट्यूब में और उसके बाद बुक भी उसी पे लिख दिया, सेल्फ हेल्प, और डिफरेंस क्या है? तो बुक एक स्टोरी है, एक एक्सपीरियंस है। गेट इन द शूज़ ऑफ अश्विन तक्ष और देखो कि उसका लाइफ कैसा था और उसने क्या एक्सपीरियंसेस फेस किए, उसके आइडियाज़ कैसे डेवलप हुए। बट उन आइडियाज़ को मैं एलैबोरेट यहाँ पे करता हूँ। अगर तुमने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ा भाई, तो तुम ये मेरे पॉडकास्ट को क्यों सुन रहे हो? क्योंकि ये पॉडकास्ट तो मैंने इम्प्रॉम्प्टू बस कैमरा के सामने आके मैंने ऐसे ही बोल दिया जो मेरे दिमाग में चल रहा है। इस बुक को मैंने सेम आइडियाज़ और थॉट को 5 साल तक, 15 ड्राफ्ट तक सोच के, रीथिंक करके, रीड्राफ्ट करके मैंने फाइनली ये लिखा है। जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसे तुम कैसे मिस कर सकते हो? ठीक, तो ऑर्डर कर सकते हो अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में। तुम्हारे घर पे ई बुक घर पे पेपर बैक आ जाएगा। अभी तो इसका हार्ड कवर भी बनने वाला है, जो कि मैं खुद ही बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो वो है, अगर तुम इसे ई बुक में पढ़ना चाहते हो, कई लोग इंडिया के बाहर है, कुछ ऐसे जगह में जहाँ पे नहीं होता डिलीवर, उन्हें ये बता दूँ कि amazon.com से अगर करोगे तो डिलीवर हो जाएगा, लेकिन उसमें डॉलर्स में पे करना पड़ेगा। और अगर तुम ई बुक ले रहे हो फिर तो तुम कहीं पे भी रहो इस दुनिया में, ठीक है, फिर तो तुम कहीं पे भी रहो, लिटरली तुम वो ई बुक पढ़ सकते हो। अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए हैं कि आई बुक, गूगल बुक्स और किंडल विंडल नहीं चलेगा, तब तुम नहीं पढ़ सकते। तब पता नहीं तुम क्या करोगे, ठीक है। तब तुम ये पॉडकास्ट भी नहीं सुन रहे होगे, तो फ़र्क नहीं पड़ता। चलो, फ्री दुनिया में तुम कहीं भी पढ़ सकते हो। और पेपर बैक अगर तुम्हारा पढ़ने का है, मैं तो इसी को प्रेफर करता हूँ कि फील कर सकता हूँ। पर मैं फिर से 90s किड हूँ, तो मे बी मैं डिफरेंट प्रोसेस है। चलो ठीक है,
क्वेश्चंस अगर और भी आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। तुम देख ही रहे होगे कि मैं क्वेश्चंस पढ़ता तो बहुत हूँ, आगे भी बहुत सारे थे, एक दो मिस हो गए, पर अगली बार डिस्कस कर लेंगे, टेंशन क्या है। चलो ठीक है, अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डालो, अच्छे क्वेश्चंस डालना, अच्छी इंग्लिश में लिखना। अगर अच्छी इंग्लिश में नहीं लिखा तो मोस्ट लाइकली वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चैट जीपीटी में डालो, हे चैट जीपीटी करेक्ट दिस इंग्लिश फॉर दिस क्वेश्चन, और फिर डालो तो फिर शायद पढ़ना आसान होगा और उसे पिक करना आसान होगा। चलो ठीक है, इसे यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।